जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 6 की चैप्टर 7 अनुपात और समानुपात से का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। पहला बोला, इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो समानुपाती है। देखिए आपका ये समानुपाती है क्योंकि देखिए आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60 नहीं, ये आपका समानुपाती हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, यदि 10, 20 x और 40 एक समानुपाती बनाते हैं तो x का मान क्या होगा। तो आपका यहाँ x का मान हो जाएगा 20। x का मान क्या होगा तो 20 होगा, क्योंकि 10 दूनी 20 तो फिर 20 दूनी 40। अगला है 5 रुपया का 50 पैसा का अनुपात कितना होगा। 5 रुपया का 50 पैसा का अनुपात, देखिए 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपये में आपका यहाँ पर हो जाएगा 500 पैसा। इसका अनुपात निकालिएगा 50 से, तो यहाँ देखिए आपका कटेगा यानी 5 यानी 10 यानी आपका 10/1 यानी 10:1। ऑप्शन बी सही होगा। बोला है 20 अनुपात, फिर दिया है प्रश्न चिन्ह समानुपात 40:60। बोला है कि लुप्त संख्या क्या होगा। तो देखिए 20 मान लीजिए यहाँ पर खाली स्थान दिया है बराबर 40 यहाँ बटा दिया 60। तो देखिए 20 दूना होता है 40, 20 दूना 40, तो कितना दूना 60 होगा, 30 दूना 60 होगा, इसके आंसर हो जाएगा 30। बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं समानुपात में नहीं है। कौन सी संख्याएं समानुपात में नहीं है, तो देखिए आपका यहाँ पर ये समानुपात में नहीं है। बोला 2 दर्जन का 36 से अनुपात क्या होगा। तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन होता है 24, और इसका अनुपात होता है 36 से। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 24/36 आएगा। आपको देखिए आपका इस तरह से कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो क्या करना है आपको काट देना है। तो 2 12 दूना 24, 12 36, 2/3, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न बोला है 6 खाली प्रश्न चिन्ह, फिर 5, फिर 35। 6 दिया है, नीचे से दिया है, फिर 5 दिया है और फिर यहाँ 35 दिया है। तो आप इसको बनाना है तो कैसे बनेगा, तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका 5 सते 35, ठीक। तो यहाँ होगा 6 सते 42, ऑप्शन सी सही। बोला है निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो यहाँ देखिए 21/29 सबसे बड़ा अनुपात है। बोला x/4 अनुपात 18:14 है, उसमें x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोला है x/4 समानुपात 18/24 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए 4 छक 24, तो कितना छक 18 होगा, तो 3 छक 18 होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा 3। बोला यदि किसी समानुपात के अंतिम पद तो 3 एवं 6 हो तो प्रथम पद क्या होगा। कि समानुपात के अंतिम पद 3 पद तो 3 एवं 6 हो तो प्रथम पद क्या होगा। तो आपका यहाँ पर 1 होगा। बोला क्यों 1 क्यों होगा, तो 1 दूना 2, फिर 3 दूना 6, इसका हो जाएगा। निम्न अनुपातों में से कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है। तो देखिए आपका ये सही है, 3:2 के बराबर में 168/112 है। तो 168/12 कैसे है, तो 3×5 = 15 और यहाँ आपका हो जाएगा बचा 18 यानी 5 3 छक 18, ये हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा 56 दूनी 112। देखिए 56 से मतलब दोनों कट रहा है, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। इस तरह से आपका 7वां चैप्टर खत्म हुआ। उसके बाद है 8वां चैप्टर, जहाँ पर यहाँ दिया हुआ है बीजगणित। देखिए आपका 8वां चैप्टर भी दिया इसी में। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 1 रुपये में कितने पैसे होंगे। 1 रुपये में 100 पैसा, तो 1 रुपये में यहाँ पर आपका 100 पैसा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 1 रुपये में लिखते हैं कितने पैसे, तो 1 रुपये में होता है 100 रुपया, तो 2 रुपये में कितने पैसे होता है 200 रुपया। तो इसी तरह क्या करते हैं 100 को गुना करते हैं ना, तो 1 रुपये में कितना पूछा जाता है, 100 को 100 से गुना कर देंगे। बोला वह संख्या क्या होगी जो x से 7 अधिक है। तो वह संख्या हो जाएगा x + 7, x से 7 अधिक है, नहीं x में 7 जोड़ेंगे तो संख्या आएगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला बोला गीता की वर्तमान उम्र y वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितना थी। तो y - 5 होगा। बोला निम्न में से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक हैं। तो आप कहाँ देखिए केवल संख्या वाले व्यंजक ये है, बाकी इसमें देखिए आपका ABCD इस तरह से दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा चर वाले व्यंजक। लेकिन यहाँ बोला है कि संख्या वाले व्यंजक कौन है, तो सिर्फ यही है।
बोला इनमें से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक है, फिर देखिए आपका ऑप्शन सी ही सही होगा। इनमें कौन विजातीय पद है, तो ऑप्शन सी आपका विजातीय पद है, क्योंकि देखिए सबके पास 2xy xy और xy सब में लगा हुआ है, लेकिन सब में x प्लस वाई, इसलिए आपका विजातीय होगा। फिर बोला इनमें से कौन विजातीय पद है, देखिए आप यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यों, इसलिए ये आपका विजातीय पद है। इनमें से कौन द्विपदी व्यंजक है, तो देखिए आपका द्विपदी व्यंजक है, कैसे देखा आपका एक ही पद है, एक पद है एक पद, लेकिन आपको देखिए ये अलग और ये अलग आए, द्विपद हो गया, ऑप्शन बी सही। निम्न में कौन द्विपदी व्यंजक है, तो आपका ये अब सही हो जाएगा। बोला निम्न में कौन समीकरण नहीं है, तो आपका ये समीकरण नहीं होगा, क्योंकि समीकरण में बराबर होना चाहिए और बराबर के बाद कुछ होना चाहिए, चाहे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, इस ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। इनमें कौन समीकरण नहीं है, आपका ये समीकरण नहीं है बी वाला। बोला इनमें से कौन समीकरण है, तो आपका देखिए यहाँ पर समीकरण कौन समीकरण है, तो आपका ये समीकरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा इनमें कौन समीकरण है, तो आपका यहाँ पर कौन समीकरण ये हो जाएगा 6x/18। y के किस मान के लिए समीकरण 12 - y बराबर 5 सही है, आपको वहाँ y का मान पूछ रहा था, आप क्या कीजिए 12 इधर से 5 आ जाएगा, इधर 5 प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा -5, और इधर y प्लस माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 में 5 के 7 बराबर y, तो y का मान अगर 7 रखते हैं तो ये समीकरण सही है, तो ऑप्शन सी का ही सही होगा। y के किस मान के लिए समीकरण y - 7 बराबर 4 सही है, किस मान के लिए, तो y रहने दीजिए, इधर 4 प्लस 7 इधर जाएगा, तो y बराबर 11 यानी ऑप्शन ए के लिए। निम्न में कौन समीकरण नहीं है, तो देखिए आपका यहाँ पर कौन समीकरण बोला है कि नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका समीकरण नहीं, क्योंकि बराबर होना चाहिए, आपको ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह दे रहा है, इसलिए नहीं होगा। बोला x बराबर 4 रखने पर x/2 + 4 का सही मान क्या होगा, तो देखिए आपका पर x को बराबर बोला था, x को ऊपर लेंगे हम लोग 4, तो जाएगा 4/2 + 5, 4 को 2 से काटेंगे 2 बच जाएगा, तो 2 + 5 यानी 7, आंसर सही होगा इसका। y बराबर 2 रखने पर 3y - 4 का मान क्या होगा, 3 गुना y में 2 रखने बोला है, तो आज 3 रख देंगे -4, 3 दूना 6 - 4 आनी कट के बचेगा, यहाँ पर घटा के 2, ऑप्शन बी सही। बोला मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझसे 14 घटाएंगे तो 14 ही पाएंगे, बता कि संख्या कौन सी हूँ, तो 28 है, क्योंकि 28 में अगर 14 घटाएंगे तो हम लोग को 14 ही मिलेगा। बोला मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे में 4 से भाग देंगे तो आप संख्या 12 पाएंगे, 4 से भाग दीजिएगा तो आप 12 संख्या पाइएगा, तो संख्या कौन है, तो 48 है। 48 में 4 से भाग मान लिया 48 है, इसको 4 से भाग दीजिए तो 12 से 48 कटा है, तो यहाँ 12 आपको मिला, इसलिए सही बोला इस तरह से। अगला चैप्टर है 9वां रेखाखंड एवं किरण। बोला सही विकल्प का चयन कीजिए, इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं, तो आपका ध्यान रखिएगा कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दिए गए 2 बिंदु से होकर कुल कितने रेखाएं खींची जा सकती है, 2 बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जाती है, तो एक रेखा खींचा जाता है, क्यों एक बिंदु, अब इससे एक ही रेखा नहीं खींचा जा सकता है। इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होती है, तो किरण में प्रारंभ बिंदु होती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, रेखा ए बी ए के समान है, किरण ए बी किरण बी ए के समान है, ये आपका गलत है, बी होगा। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखा में किरण में कितने बिंदु होते हैं, अंत बिंदु तो 1 होते हैं। किसी तल में 1 बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर अनगिनत होगा, किसी तल में बहुत सारा बिंदु होता है, इस तरह से बहुत सारा बिंदु होता है। चलिए आपका 12वां चैप्टर आ गया, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा की माप समान हो तो वह होगा समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा वहाँ पर समबाहु। जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप समान हो तो वह होगा, जिस त्रिभुज की 2 भुजा का माप समान होता है उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न लंबाई की, यानी तीनों भुजा अलग अलग माप को, तो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों को 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न पूछा है कि यदि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह होगा, 90 डिग्री से अधिक यानी अधिक कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या होती है, तो आपका विकर्ण यहाँ एक त्रिभुज है, इसमें आप विकर्ण नहीं निकाल पाइएगा, इसलिए इसका एक कोई भी विकर्ण नहीं होती है। एक
चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है। चतुर्भुज है यहाँ पर आपका मान लिया 4 भुजा, इसमें कितने विकर्ण होता है, तो 1 और 1 2, आंसर होगा आपका 2। एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या होती है, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या होती है आपका 5। एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या होती है 9। एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या होती है आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर 9। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या न्यूनतम होती है, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कम से कम 3 होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो वह कहलाता है आपका समलंब चतुर्भुज। ऐसा त्रिभुज जिसके सम्मुख भुजाओं की दोनों युग्म समांतर हो वह कहलाता है, तो आपका कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं बराबर हो तो वह होता है आपका पतंग, पतंग नहीं समचतुर्भुज होता है। एक समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो तो वह कहलाता है आयत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बोला है आपके सामने दिया है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो एवं चारों कोण समकोण हो तो वह कहलाता है आपका वर्ग, क्योंकि भुजा भी बराबर रहता है वर्ग में और इसका सभी कोण भी समकोण रहता है। चलिए अगला प्रश्न बोला है वृत्त। एक वृत्त में किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, तो आपका हो जाएगा सही आंसर 1 केंद्र होते हैं। किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, तो अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अगला घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है, तो घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। कैसे होती है आप हमारे जाके मैथ के वीडियो में देखिए, वहाँ हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया है, इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। बोला घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 8 होगा। वर्ग पिरामिड में फलकों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होगा। वर्ग पिरामिड में किनारों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न बोला है वर्ग पिरामिड में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ आपका सही आंसर होगा 5। एक प्रिज्म में शीर्षों की संख्या होती है 6। एक प्रिज्म में किनारों की संख्या होती है 9। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में फलकों की संख्या होती है आपका 4। अगला प्रश्न क्या बोला, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में शीर्षों की संख्या होती है 4। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या होती है आपका हो जाएगा यहाँ पर 6। इनमें से कौन आयत सूत्र है, तो यह है आपका f+v = e+2। बोला एक पिरामिड के आधार का फलक का आकार कैसा होता है, तो आयताकार होता है। अब देखिए 15 चैप्टर बोला समिति, 15 चैप्टर समिति, उसके बाद परिमाप एवं क्षेत्रफल आपका अगला वीडियो में आएगा। आंकड़ों का प्रबंधन आपका अगला वीडियो में बताएंगे। तो अगला वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।